गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ज्योति शर्मा एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके के ऑफिशियल बुक चैनल पर। बेटा आज मैं आपको कक्षा 5 की हिंदी की व्याकरण की बुक पढ़ाऊंगी। कक्षा 5 में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ा दिया है, यानी कि पार्ट 1 पढ़ा दिया है। आज मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। पार्ट 2 में भी मैंने पहला लेक्चर आपको लिया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था। पार्ट 2 आपका था वर्ण विचार। क्या था? वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपने बेटा जितना पढ़ा था पहले लेक्चर में, उसमें आपका क्या था? वर्णमाला था और स्वर था। वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं, मैंने आपको ये बताया था। अब आप अगला टॉपिक, मैंने आपको बोला था कि जो अगले टॉपिक पे बात करेंगे क्या होगा? स्वर के प्रकार। आप स्वर के प्रकार को पढ़ेंगे। आपने व्यंजन को पढ़ा, व्यंजन में आपका संयुक्त व्यंजन होता है, आपका व्यंजन होता है, आपका अन्य वर्ण होता है। और स्वर में आपके स्वर के भी प्रकार होते हैं। स्वर आपका अ से अ तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? अ से अ तक होता है, लेकिन इसके प्रकार कितने होते हैं? इस प्रकार को जानने के लिए आप देखिए, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आपका जो अ से अ तक स्वर आता है, इसको भी जैसे आप क से ह तक व्यंजन कहेंगे, उसके बाद आपका छत्र जो है और श आपका संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है ना। वैसे ही आपका जो स्वर है, इसको भी हम क्या कहेंगे? जितने स्वर है, इन जितने भी स्वर के वर्ण है, उन वर्णों को हम किस किस नाम से जानते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप देखिए, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3। और कौन कौन से? पहला आपका है ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर और तीसरा आपका क्या है? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? पहले आप इसको समझिए। ह्रस्व किसे कहते हैं? जिसे बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में बहुत ही कम समय लगता हो, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता हो, थोड़े से समय में जिसको बोल करके हम कह देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। वो वर्ण कौन कौन से हैं? आपके उसी स्वर में, अ से अ तक जितने भी वर्ण हैं, उसी स्वर में आपके अ है, ई है, उ है, री है। अ मतलब अ, छोटी ई है, छोटा उ है और री है। आप अ बोलते ना, अ बोलिए, अ धीरे से आपने बोल दिया, तुरंत आपने बोल दिया, कोई आपको मेहनत करनी पड़ी, कोई समय लगा नहीं लगा। आपने ई बोल दिया, ई बहुत ही छोटा सा समय लगा, आपने उच्चारण कर दिया, कोई समय लगा नहीं लगा, आपने तुरंत बोल दिया। आपने बोला उ, छोटा उ है, समय लगा नहीं लगा। आपने बोला रे, यानी कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही छोटे से समय में, बहुत ही कम समय में आप इसका उच्चारण कर देते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब आपका दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। दीर्घ स्वर, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। तो आप दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इसको जान लीजिए। जिन वर्णों को बोलने में हमें ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा समय लगता हो, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जिसे बोलने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता हो, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व से ज्यादा समय कौन सा लगता है? जैसे अभी यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, उसको आप देखेंगे और आप बोल करके उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इन वर्णों की अपेक्षा ये वर्ण जो आप बोल रहे हैं, इसमें समय अधिक लगता है। जैसे आ, ई, उ, समय लग रहा है ना। उसके बाद ए, ओ, औ, समय लगा कि नहीं लगा? आपने आ बड़े आराम से बोल दिया, ई बड़े आराम से बोल दिया, उ, री छोटे से समय बोल दिया, लेकिन इससे ज्यादा समय आपका किसमें लग रहा है? इसमें लग रहा है। इसे क्या कहेंगे आप? दीर्घ स्वर। जिसे बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, उसे क्या कहेंगे हम? दीर्घ स्वर कहेंगे। अब आपका है प्लुत स्वर। तीसरा आपका क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। सबसे पहले एकदम आसान तरीका है, ह्रस्व स्वर
बोलने में दीर्घ से ज्यादा, मतलब ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता हो उसे क्या कहेंगे? प्लुत कहेंगे। जैसे ओम, हे कृष्णा, हे राम, अरे, अबे, ये सारे क्या है आपके? प्लुत स्वर में आते हैं। यानी कि जिसे बोलने में इन दोनों की अपेक्षा, इन दोनों की तुलना में ज्यादा समय लगता हो उसे क्या कहेंगे? प्लुत कहते हैं। ठीक, ये हुए आपके स्वर की बात। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व किसे कहते हैं? जिसे बोलने में कम समय लगता हो, जैसे कि मैंने वर्णों को भी लिख दिया है, उसे ह्रस्व कहते हैं। जिसे बोलने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता हो उसे दीर्घ कहते हैं। जिसे बोलने में दीर्घ से भी ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा समय लगता हो उसे प्लुत कहते हैं। ठीक, ये आपका ह्रस्व हुआ, ये आपका दीर्घ हुआ और ये आपका प्लुत हुआ। ये आपके 3 जो है स्वर हो गए। अब आपका जो अगला टॉपिक है आप अपनी बुक में देखेंगे, वो है जो आप स्वर पढ़ते हैं उसमें कई प्रकार के आपको स्वर मिलते हैं। जैसे आपका अनुनासिक हुआ, आपका अयोग हुआ, आपका हलंत हुआ, कई सारे सिंबल मिलते हैं, कई सारे चिन्ह मिलते हैं। उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? उन चिन्हों को हम किस प्रकार से लिखते हैं उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक, इतना आपने जान लिया, इसके बाद भी आप जानते रहिए कि इसको जो चिन्ह है उसे हम क्या कहेंगे। इधर देखिए मैंने ये लिखा है आ, और इसको मैंने चंद्रबिंदु के आकार का बना दिया है। ये क्या है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा को और स्पष्ट रूप से हम बोल सके, उसका उच्चारण स्पष्ट रूप से कर सके, इसीलिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। किस सिंबल का? इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, आ। जैसे आ हो चाहे डॉक्टर, जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, आप लिखते हैं जैसे कुछ और लिखते हैं, जैसे आप फ्रॉक लिखते हैं, फ्रॉक आप हिंदी में लिखते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का सिंबल है। अंग्रेजी भाषा को जानने के लिए, उसको स्पष्ट रूप से बोलने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद आपका है ज और प। ज और प, आप ज ऐसे लिखा रहता है, आराम से बोल देते हैं। आपका ऐसे लिखा रहता है तो आप बोल देते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे ऐसे बिंदी लगा दी जाए और इसके नीचे बिंदी लगा दी जाए तो इसको क्या बोलेंगे? ज और फ। क्योंकि ये जो है आपका फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? ये आपका फारसी शब्द है। अरबी और फारसी शब्दों से मिला करके ये शब्द जो है बना हुआ है। इसके नीचे अगर बिंदी लगा देंगे, जैसे आप लिखते हैं कि एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे जहर आप लिखते हैं ना, जहर नहीं लिखा जाता है, इसको लिखते हैं जहर। ऐसे आप लिखेंगे तब जाकर के आपका क्या माना जाएगा? ये सही माना जाएगा। उसके बाद आप लिखते हैं फिक्र। फिक्र लिखते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके नीचे आप ये नहीं लगाएंगे तो ये सही नहीं माना जाएगा। इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ये अरबी और फारसी भाषा के मेल से बना हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है ज और फ। उसके बाद आपका है हलंत। अभी इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया होगा कि ये वर्णों को आधा करता है। हाफ, जहाँ इसका सिंबल लग गया ये शब्दों को हाफ कर देता है। जैसे मैंने लिखा है इसके नीचे मैंने हलंत लगा दिया तो ये आधा का माना जाएगा। ये किसका सिंबल है? हलंत का सिंबल है। ठीक, उसके बाद आपका है ये एक, आप देखेंगे ये विसर्ग है। मैंने आपको पहले बताया है, ये आप जब अ से लेकर के आप अह तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सिंबल मिलेगा, अंग और अह पे मिलेगा। तो ये क्या है? इसको हम विसर्ग बोलते हैं। उसके बाद आपको ऐसा सिंबल जो मिलता है इसको क्या बोलते हैं? हम अनुस्वार बोलते हैं। ये विसर्ग है और ये आपका क्या है? अनुस्वार है। अंग की मात्रा, ये अह की मात्रा को विसर्ग बोलेंगे और अह की मात्रा को क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। उसके बाद आपको ठीक ऐसे मिलता जुलता, ऐसे जो चांद लिखते हैं जैसे आप, ये क्या बोला जाता है? इसको अनुनासिक। क्या बोलेंगे? इसको अनुनासिक बोलेंगे। ठीक, सभी सिंबलों के नाम को आप जानते रहिए कि इस चिन्ह को हम किस नाम से जानते हैं, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं। तो ये आपका जो है सारे चिन्ह हुए। ये आपका जो है अंग्रेजी भाषा को स्पष्ट रूप से लिखने के लिए दिया गया है। ये आपका फारसी भाषा से लिया गया है। ये आपका हलंत है,
ये आपका विसर्ग है, ये आपका अनुस्वार है, ये आपका क्या है, अनुनासिक है। ठीक, इन चिन्हों को आप जानते रहिए। उसके बाद आप स्वर तथा उसकी जो मात्राएं होती हैं, मात्रा किसे कहते हैं, स्वर को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वर को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे आपने लिखा आ की कोई मात्रा होती है, नहीं होती। आपने लिखा आ की मात्रा क्या है, ये है ना। आपने लिखा ई, छोटी की मात्रा ये होती है। आपने लिखा बड़ी, इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। ये क्या है, इसका ये सिंबल है, मतलब कुछ नहीं होता, आ का सिंबल ये है। तो ये स्वर को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। आप इसको भी जानते रहिए। उसके बाद बेटा आप देखेंगे जो संयुक्त व्यंजन है, मैंने आपको वर्ड विचार जो आप पढ़ रहे हैं इसमें आपको, जब आप पहले पढ़े होंगे अगली क्लास में 4th में, तो आपको बताया होगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं। आज आपको वही फिर से बताया जा रहा है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये आपके स्वर की बात हुई। अब आप संयुक्त व्यंजन के बारे में भी जान लीजिए। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, छठ, त्रन, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि दो व्यंजनों के मेल से बने हुए शब्द ही क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब वो दो व्यंजन कौन कौन सा है, क्योंकि हर व्यंजन में स्वर छिपा हुआ होता है। जैसे आपने छ बोला, अ छिपा हुआ है। आपने त्र बोला, अ छिपा हुआ है। आपने ज्ञ बोला, हर व्यंजन में स्वर छिपा है। तो ये बिना व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। लेकिन दो व्यंजनों के मेल से, ये जो 4 वर्ण है आपके दो व्यंजनों के मेल से बने हुए। छठी वाला जो छ है, क प्लस कोड वाला क, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका छतरी वाला छ बनेगा। त्र आपका है त प्लस र, इन दो व्यंजनों को जोड़ेंगे तो आपका त्र बनेगा। ज्ञ आपका है ज प्लस इ, इन दो व्यंजनों को जोड़ेंगे तो आपका ज्ञ बनेगा। स्र आपका है श प्लस र, ध्यान रखिएगा बड़ा वाला सा रहेगा। बड़े वाले श और र को जोड़ करके आपका क्या बनता है, श्र बनता है। तो ये दो व्यंजन हुए ना, क और ख दो व्यंजन हुए, क और र दो व्यंजन हुए, ज और इ दो व्यंजन हुए, श और र दो व्यंजन हुए। इन दो व्यंजनों के मेल से बने हुए जो व्यंजन है इसे क्या कहेंगे, हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक, उसके बाद बारी आती है, आप जब पढ़ते हैं बेटा क से लेकर के ज्ञ तक, तो आपको मिलता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त व्यंजन है वो उनकी संख्या 4 होती है और किसके किसके मेल से वो बनते हैं, इसको मैंने अभी आपको बताया। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला आपका है, आप लिखते हैं जब य, र, ल, व, श। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका इसमें र आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि मैम आप ये लाइन क्यों लिख रहे हैं। तो बेटा ये जो र आपका है, केवल जितने भी आप व्यंजन पढ़ेंगे, जितने भी आप स्वर पढ़ेंगे, जैसे है वैसे ही लिखे जाएंगे। उसको आप आधा करके लिख सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं। जैसे आपको क लिखना हुआ, क आप ऐसे आकर लिखते हैं। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर पूरा क लिखेंगे इसके नीचे हलक लगा देंगे तो भी ये आधा माना जाएगा। आप ख लिखेंगे, आप ख ऐसे लिखते हैं आधा, ख्याल। आप हुआ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे माना जाएगा। लेकिन अगर आप र लिखेंगे तो इसको आधा कैसे लिखेंगे, तो र को आप आधा नहीं लिख पाएंगे। इसलिए र के कई प्रकार है, र को 4 प्रकार से लिखा जाता है। केवल सभी व्यंजनों में एक र ही ऐसा व्यंजन है जिसके 4 प्रकार होते हैं। इसको 4 प्रकार से लिख सकते हैं। कौन कौन से, आपने लिखा र, पूरा र है, एक प्रकार का र ये हो गया, आपने लिखा रबड़। अब आप लिखिए ये नीचे वाला र, देखिए इधर का सिंबल अलग होता है और इधर लगा है, तो ये नीचे वाला र है। अब देखिए इसको आप कैसे लिखिए, जैसे आपको लिखना हुआ क्रम, आपने लिखा क्रम। नम्र, नम्रता आपको लिखना पड़ा। ये सारे क्या है, इस र का प्रयोग जब आप करेंगे तो ये भी आपका र ही पढ़ा जाएगा। एक प्रकार का र आपका ये होता है, छोटी ई की तरह होता है, नीचे इसके लाइन नहीं होती है। इसको जब आप लिखना हो, जैसे आप लिखेंगे गर्म, फर्म, नर्म, ये सब क्या है आपके, ये उड़ंतु र इसको आप बोलते हैं ना, तो ये भी आपका र है। एक प्रकार ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा
अभी आपका एक प्रकार और है, जैसे ये आप लिखते हैं ट्रक, ट्रायर, ट्राली, ट्रैफिक, ये सारे क्या है, इस तरह का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, र के प्रकार है। र के 4 प्रकार हैं। र को आप कितने प्रकार में लिख सकते हैं, जहां पर जिस प्रकार की आवश्यकता होती है आप उसको उस प्रकार से लिख सकते हैं। र के मतलब विभिन्न रूप है। केवल एक र ही ऐसा व्यंजन है जिसके क्या है, विभिन्न रूप है, अलग अलग रूप है। बाकी कोई व्यंजन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसके अलग अलग रूप आपको मिलते हो। ठीक, अब आपका है वर्ण विच्छेद। क्या है, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब होता है वर्णों को अलग करना। वर्ण को ऐसे अलग कैसे करेंगे, वर्ण विच्छेद में आप देखेंगे वर्णों को अलग कैसे करेंगे। देखिए, जैसे आपको लिखना हुआ राजा, आपने लिखा र प्लस राजा है ना, र प्लस आ प्लस ज प्लस आ। क्योंकि र पे आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे मैंने मात्रा ना लगा करके मैंने पूरा आ लिख दिया है। अगर मैं चाहती तो मैं ऐसे लिखती, र प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस आ की मात्रा। आप इसको भी जोड़ करके ऐसे लिख देते राजा, लेकिन मैंने मात्रा ना लगा करके मैंने पूरा आ लिख दिया तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मैंने वर्णों को उठा करके लिख दिया है। तो ये है वर्ण विच्छेद। मैं बोलूंगी राजा को आप अलग करके बताइए, तो आप अगर अलग करना हुआ तो आप ऐसे भी अलग कर सकते हैं और आप ऐसे भी अलग कर सकते हैं। आप इस प्रकार से अलग करेंगे तो आपको और आसानी होगी। तो आप इसे क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। और कोई वर्ण आपको विच्छेद करना हुआ मतलब अलग करना हुआ, जैसे आप कच्छा लिखा है, इस कच्छा को आप अलग करिए। कैसे करेंगे आप देखिएगा, आपने लिखा क प्लस अ, क्योंकि क में अ छिपा हुआ होता है ना, प्लस देखिएगा का, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आपका छ नहीं होगा छतरी वाला, कब होगा आप, उसके बाद आपका है खटकोड़ वाला का, अब जाकर ये आपका छतरी वाला छ बन गया, प्लस आपका आ हो गया ना। अब इसको मिला करके आप लिखेंगे कच्छा। कैसे, क मेरा छिपा हुआ है तो क प्लस अ, वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग किया गया। फिर ये जो आपका छतरी वाला छ है, ये दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, तो उस जो स्वर इसमें छिपा है उसको हटा करके हम खाली व्यंजन लिखेंगे, का आधा है और खटकोड़ वाला को, फिर आ की मात्रा की तो आगे क्या बन गया, कच्छा बन गया। इसे क्या करेंगे हम, वर्ण विच्छेद कहेंगे। इस प्रकार से आप वर्णों को अलग कर सकते हैं। ठीक, तो अब तक आपने जितना सीखा उसमें क्या था, भाषा की सबसे छोटी इकाई। इस चैप्टर में पार्ट 2 में था कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन बिना किसी सहायता के नहीं बोले जाते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता सदैव लेता है। उसके बाद स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। आपके चैप्टर में बस इतना ही था बेटा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और आपकी बुक में देखिए जो अभ्यास कार्य दिया गया है, इसको आप अच्छे से स्वयं करिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप पूछिएगा, हम बताएंगे। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।